पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनफी जो था उसने अपनी डिसोल्यूशन टेक्निक को यूज कर लिया था। जैसे उसने यहाँ पर उसको यूज किया था ना, उसकी मार्शल स्पीड एक्टिवेट हो जाती है और वो पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी। उसने अपनी मार्शल स्पीड का यूज करते हुए तीनों की तीनों जो फैमिली यहाँ पर उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए आई हुई थी ना, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर उनको बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था, जहाँ पर तीनों की तीनों फैमिली को पीछे हटना पड़ता है। उनकी वाट लग चुकी थी और उनका खात्मा हो गया था। इस तरह से युनफी ने अपने यी क्लान को बचा लिया होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन तब किंगलू जो थी वो उसको छोड़कर जा चुकी थी। उसकी शादी कहीं और तय कर दी गई थी ना, तो उसको वहां पर जाना पड़ा था। लेकिन वो ये लेटर भेज कर गई थी कि मुझे युनफी का इंतजार रहेगा, तुम मुझे बचाने के लिए आ जाना। तो वहां जाने से पहले युनफी को ट्रेनिंग करनी होगी ताकि वो स्ट्रांग बना सके, उसके बाद ही वो किंगलू को बचा पाएगा। इसलिए वो तियानयुआन सेट के लिए निकल चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युनफी और उसके दोस्त वगैरह जैसे ही तियानयुआन सेक्ट के अंदर आते हैं ना, वहां पर एक बंदा आता है जो अटैक करने की वजह से जुई को चोट लगने वाली थी, तो वो उसको पकड़ चुका था। तो ये देखकर जुई हैरान रह जाती है कि ये गधा है क्या, इसने आकर मुझे ऐसे पकड़ क्यों लिया, मैं तो वैसे भी इस अटैक से खुद को बचा ही पा रही थी। तभी देखते ही देखते यहाँ पर और भी अटैक आकर लगने लग जाते हैं और देखते ही देखते वहां पर एक दूसरा बंदा भी आकर पहुंच जाता है। इसका नाम था वू यान। इससे पहले वाला जो था जिसने जुई को बचाया, उसका नाम था यी चैन। और दोनों का जो कल्टीवेशन होता है ना, वो होता है अर्थ रैन का लेट स्टेज। तो यही दोनों यहाँ पर अटैक कर रहे थे और इन्हीं का अटैक जाकर जुई को लगने वाला था, तो उसने जैसे जैसे अपने आप को बचा लिया। अब ये लोग दोनों यहाँ पर इसलिए अटैक कर रहे थे ताकि साबित करके दिखा सके कि इस तियानयुआन सेट के अंदर ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा कौन है। तो इसी को साबित करने के लिए दोनों में यानी कि वू यान और यी चैन के बीच में बैटल चल रहा था। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे ताकि ये दिखा सके कि तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ या मैं तुझसे ज्यादा कमाल का। तो यी चैन जो था ना, उसके पास आइस की पावर थी और वू यान जो था उसके पास थी पावर फायर की। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिस वजह से वहां पर धमाका होने लग जाता है। तब वहां पर एक दूसरा बंदा आता है जिसका नाम था हु फैंग और ये भी होता है अर्थ रैन के लेट स्टेज के ऊपर। वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाते हैं कि यार तुम दोनों तो हमेशा ऐसे आपस में लड़ते ही रहते हो, क्या करना है तुम दोनों को साबित करके कि मैं नंबर 1 हूँ या फिर तुम नंबर 1 हो। एक काम करो, नंबर 1 का टाइटल तुम दोनों ही रख लो ना, तुम दोनों के आपस का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी हम सारे के सारे एक ही सेट के डिसाइबल हैं, तो आपस में लड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन वो दोनों तो यहाँ पर हुफेंग से ही कहने लग जाते हैं कि तू बता कि हम दोनों में कमाल का है कौन, या वो वू यान कमाल का है या फिर मैं कमाल का हूँ, तू ही यहाँ पर फैसला करेगा। तो हुफेंग कहते हैं कि भाड़ में जाओ तुम लोग को लड़ना ही है ना, लड़ते रहो और लड़कर ही साबित कर लो कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन नंबर 1 रहेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझाकर कोई मतलब होने वाला है। तुम दोनों फाइट करो और नंबर 1 का जो टाइटल है ना, उसको मैं चुरा लेता हूँ। तो वो भी मैदान में कूद चुका था उन दोनों से लड़ने के लिए। अब तीनों यहाँ पर इन तीनों में से जो जीतेगा ना, वही होगा इस सेट का नंबर 1 कल्टीवेटर। इनकी फाइट बहुत लंबी चलती है। फाइट चलते चलते सुबह से शाम हो चुकी थी। तो बाकी जो युनफी के दोस्त वगैरह आए थे वो उससे कहने लग जाते कि यार तुम तीनों आपस में लड़ रहे होगे क्या, हम यहाँ पर पहली बार आए हैं तियानयुआन सेट के अंदर, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह तो भर दो, हमें हमारा कमरा तो दिखाओ कि हमें कहाँ पर रहना है। तो ये सुनकर ये चेंज जो था उसको गुस्सा आ जाता है। वो सीधा अटैक देकर मार चुका था उस मुयुन के ऊपर कि तुझे दिखा नहीं देता कि मैं यहाँ पर बैटल लड़ रहा हूँ, बिजी हूँ, और तू अपनी बकवास बातें करने के लिए बीच में घुसा है। पर अटैक लगने से पहले युनफी ने आकर वहां पर उस मुयुन को बचा लिया था और इस वजह से यी चेन का अटैक कुछ नहीं कर पाता। तो यी चेन कहता है कि कमाल की बात है, तूने आसानी के साथ मेरे आइस अटैक को रोक लिया, वैसे तू है कौन। युनफी कहता है कि क्या तियानयुआन सेक्ट ने इसी तरह से अपने मेहमानों का स्वागत करता है, हम लोग तो यहाँ पर एक मेहमान है और आज ही पहली बार यहाँ पर आए हैं और हमें इस तरह का स्वागत मिला जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो यी चेन और बाकी लोग कहना चाहते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब कहीं तो युनफी तो नहीं है जिसके बारे में मास्टर वगैरह इतनी तारीफ कर रहे थे। तुझे पता है वो युनफी की तारीफ सुन सुन कर ना मेरा दिमाग पक गया था। मैं भी तो देखना चाह रहा था कि असल में वो युनफी है कौन जिसकी मास्टर इतनी तारीफ कर रहे हैं। क्या वो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो हमसे भी ज्यादा कमाल का है, यही टेस्ट करना था। और जब तू युनफी हमारे सामने ही आ चुका है ना, तो क्यों ना आज इस चीज को टेस्ट कर लिया जाए। जब से मास्टर ने तुझे यहाँ पर एडमिशन दिलवाया है ना, तब से हमारी रिस्पेक्ट, हमारी जो वैल्यू थी ना, वही कम हो गई है। लोग खाली तेरा ही नाम लेते हैं। इसलिए आज ना हम यहाँ पर तीनों मिलकर तुझसे फाइट करेंगे और देखेंगे कि तू सच में इतना कमाल का है भी या नहीं है। क्योंकि तू यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता, तू इस हमारे तियानयुआन सेट का है ही नहीं। तुझे तो ऐसे ही फोकट में एडमिशन मिल गया है यहाँ पर, जो कि मास्टर ने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए दे दिया है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तू युनफी कमाल का है या फिर हम तीनों कमाल का हैं। वो लोग यहाँ पर युनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते, तो युनफी भी यहाँ पर उनसे कहने लग जाता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। वैसे तो मैं जल्दी फाइट किसी से करता नहीं हूँ, जब करता हूँ ना तो छोड़ता नहीं हूँ उसको। तो अब युनफी सीधा अपनी पावर को यूज करता है और उन तीनों के साथ वो फाइट करने के लिए जा चुका था। वो तीनों को ऐसा मारता है कि उसका हिसाब नहीं था। एक एक थप्पड़ में वो उनके गाल को गुब्बारा बनाया जा रहा था। युनफी के अटैक से तो उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो बहुत मार खाते हैं उसके हाथों। उन तीनों के पास जो भी कमाल की पावर वगैरह, जो भी कमाल की टेक्निक वगैरह थी ना, वो सब का यूज करते हुए युनफी को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी युनफी उनका बहुत
बहुत अच्छे से मुकाबला कर रहा था। यहाँ पर वो लोग कहना चाहते हैं कि हमारा जो सेक्टर है ना, इसमें सिर्फ टैलेंट और कल्टीवेशन ही चलता है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो वही यहाँ पर राज करता है, कमजोरों को इसी तरह से बुली किया जाता है, जैसा कि तू आज हो रहा है। तो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तू हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन युनफी को उनकी बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपनी पावर का यूज करते हुए खाली उनकी बजाया जा रहा होता है। उसका एक एक पंच इतना स्ट्रांग था कि वो तीनों उसके सामने नहीं टिक पाते। वो कहते हैं कि किस तरह की मिस्टीरियस टेक्निक का तू यूज कर रहा है जिसके सामने हमारे अटैक कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम भी इतने कमजोर नहीं है। हम तुझे आज सबक सिखा कर रहेंगे। जहाँ वो तीनों आपस में फाइट कर रहे थे, अब तीनों की तीनों लग चुके थे युनफी के ही पीछे। अब वो एक के बाद एक करते हुए युनफी को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर युनफी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आसानी के साथ तीनों का मुकाबला किए जा रहा था और तीनों की हालत वो पूरी तरह से खराब कर देता है। तीनों को उठा उठा कर ऐसा मारता है कि उनकी वाट लग चुकी थी। सबसे ज्यादा तो वो यी चेन को ही मारता है, और जहां वो अपने आप को इतना हैंडसम कहा करता था ना, उसको मार मार कर उसका गाल को ऐसा कर देता है कि वो सबसे ज्यादा बदसूरत लगने लग गया था। वो कहता है कि तूने मेरी सुंदरता बिगाड़ दी युनफी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर जैसे ही इनका बैटल कुछ और ज्यादा खतरनाक होता है यहाँ पर, कि इससे पहले वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन आने लग जाते हैं, जिन्होंने उन तीनों बंदों को और साथ ही साथ युनफी सबको यहाँ पर ट्रैप कर लिया था, ताकि ये लोग और ज्यादा झगड़ा ना कर सके। हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़का और एक लड़की आए हुए हैं, और इन्होंने यहाँ पर ये काम किया था। एक का नाम होता है तियानयू और दूसरे का नाम होता है शाओलिन। तो यीचन उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना तुम्हारा लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। वो दोनों जो यहाँ पर आए थे ना, वो लोग दूसरे पीक के डिसेबल थे। जिस पीक का डिसेबल ये यीचन है, यहाँ के ये लोग नहीं थे। पर जब इनका मैटर इतना ज्यादा बड़ा हो गया था, तो उनको यहाँ पर मैटर रुकवाने के लिए आना पड़ा। तियानयू जो था वो कहने लग जाता है कि देखो, यहाँ पर हमारे सेट का सिर्फ एक ही रूल है कि डिसेबल को आपस में फाइट नहीं करनी है जब तक कि मास्टर वगैरह का ऑर्डर ना हो या कोई कंपटीशन ना हो। प्राइवेट फाइट सख्ती से मना की गई है, तो तुम लोग ये क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर सीधा एग्जीक्यूशन हॉल भिजवा सकता हूँ, जहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए आखिरी वार्निंग है, जितना जल्दी समझ जाओगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वुयान और हुफेंग जो थे, वो दोनों के दोनों यहाँ पर युनफी से ना काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। वो कहते हैं कि हमने तो एडर की बातों के ऊपर शक किया था कि वो खाली तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर फोकट में एडमिशन करवा चुके हैं, लेकिन अब तुम्हारा टैलेंट जो हमने देखा है ना, कमाल की बात है। तुम जैसे बंदों को तो यहाँ पर आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तुम यार सच में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। युनफी तो ये सुनकर काफी खुश हो गया था कि चलो कम से कम इनकी अकल ठिकाने तो आई। तियानयू जो था वो कहने लग जाता है कि जो भी अब तुम्हें एक्सप्लेन करना है ना, कि यहाँ पर फाइट क्यों हो रही थी, क्या चल रहा था यहाँ पर, एग्जीक्यूशन हॉल में जाकर वहाँ के मास्टर वगैरह को एक्सप्लेन कर देना, मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। तो हुफेंग जो था वो से कहता है कि यार तू तो हमारा दोस्त है ना, प्लीज मास्टर को मत बता हमारी फाइट के बारे में। तू जानता है ना वो लोग कितनी बुरी पनिशमेंट देंगे हमें फिर। अगर किसी को सजा दिलवानी है तो इस यीचन को दिलाना, क्योंकि फाइट इसने ही शुरू करी थी, जबरदस्ती हमें यहाँ पर खींच लिया बीच में। तो ये सुनकर यीचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम दोनों कहीं के, तुम लोग मेरे ही खिलाफ हो गए, पार्टी बदल ली इतनी जल्दी तुम लोगों ने, तुम लोगों को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। तियानयू मैं यहाँ पर देखते रहना, तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर जितने लोग हैं ना, किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबको सबक सिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर तियानयू और शाओलिन जो थे ना, वो युनफी से कहते हैं कि युनफी हमें एल्डर ने भेजा है ताकि हम तुम्हें पूरे सेट का नजारा करा सके, तुम्हें तुम्हारा घर दिखा सके, इसलिए हम तुम्हें लेने के लिए आए, हमारे साथ चलो। जैसे ही युनफी और उसके दोस्त वगैरह इस सेट का नजारा कर रहे होते ना, यहाँ पर वो दोनों बताने लग जाते हैं कि हमारे इस तियानयू सेट के अंदर टोटल 6 पीक है, जिनमें आता है मेटल पीक, वुड पीक, वाटर पीक, फायर पीक और अर्थ पीक। और जो आखिरी पीक है ना, वो इन सभी पांचों के पांचों पीक का मिलाकर बनाया गया है। और ये पांचों यानी कि टोटल मिला के 6 पीक जो हो गए ना, वो एक लोटस को क्रिएट करते हैं, जो कि हमारा तियानयुआन सेक्ट है। बहुत खूबसूरत सेक्ट है। यहाँ पर तुम रहोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये जितने भी पीक है ना, उन हर एक पीक के अंदर अलग अलग एलिमेंट की पावर है। मतलब कि वो पीक वाले जितने भी बंदे तुम्हें नजर आएंगे ना, वो उस एलिमेंट की पावर को सबसे ज्यादा कल्टीवेट करते रहेंगे। इस वजह से हमने अपने पीक का नाम बिना सारे एलिमेंट्स के ऊपर ही रखा हुआ है। युनफी उसके दोस्त वगैरह तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, क्या कमाल की बात है, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। ये सेक्ट तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकला। युनफी जो था वो यहाँ पर उस तियानयू से कहने लग जाता है कि देखिए, मैं एक अजीब सा सवाल करने जा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगे। अब मैं ना वैसे आज ही यहाँ पर इस सेक्ट के अंदर आया हूँ, लेकिन आज से लोग मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करने क्यों लग गए? उन दिनों को ही देखो, उन दिनों को भी मुझसे कोई दोस्ती नहीं थी, वो तो मुझे अपना दुश्मन मान रहे थे। ऐसा मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? तो वो दोनों से कहना चाहते कि देखो, तुमने कुछ बड़ा काम या कुछ गलत काम नहीं किया, बल्कि यहाँ पर एल्डर ने तुम्हें हमारे सेक्ट के अंदर एडमिशन करवाया है ना, तो तुम्हें उन्होंने सीक्रेट रैल्म के अंदर जाने की परमिशन दी है। अब ये सीक्रेट रैल्म का रास्ता है ना, वो सिर्फ 100 साल के अंदर एक बार खुलता है और जाने का मौका मिलता है सिर्फ 12 लोगों को। यहाँ 6 पीक के अंदर न जाने हजारों डिसेबल है, लेकिन हजारों में से 12 ही ऐसे को चुना जाता है। लेकिन एल्डर ने उन 12 में से एक जगह तुम्हें दे दी है, जबकि तुम आज ही के दिन यहाँ पर सेट के अंदर एडमिशन कराए हो। तो इसी वजह से बाकी के जो डिसेबल लाइन में लगे हुए ना, उनको ये पसंद नहीं आ
रहा कि वो तो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एल्डर तुम्हारे ऊपर इतने ज्यादा मेहरबान क्यों हो गए कि तुम्हें डायरेक्ट वो 12 में से एक जगह मिल गई। यही बात है कि वो लोग तो तुमसे नफरत कर रहे हैं। तो जिनफी कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब कि आज से ही मैं पूरे के पूरे तियान सेट का एक सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका हूँ, जिससे यहाँ का हर एक डिसाइपल नफरत करेगा। चलो अच्छा है, क्या बढ़िया स्वागत हुआ है मेरा यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल्टीवेशन का रास्ता ऐसा ही होता है, जहाँ पर भी जाओ कोई दोस्त बनने के लिए थोड़ी ना आता है, हर एक दुश्मनी होता है हमारा। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब चीज हैंडल कर लूंगा। और जहाँ सभी डिसाइपल को लगता है कि यहाँ पर एल्डर ने मेहरबान होकर मुझे सीक्रेट रेलम के अंदर जाने की वो जगह दी है ना, मैं अपनी पावर से, अपने स्ट्रेंथ से ये साबित करके दिखाऊंगा कि मुझे इतनी काबिलियत है मेरे अंदर कि मैं बिना किसी मेहरबानी के बिना उस जगह को, उस स्पॉट को जो 12 लोगों की है, उसको हासिल करके दिखा सकता था। तब जाकर शायद लोगों को यकीन होगा कि एल्डर ने आखिर मुझे वो जगह क्यों दी और उन्होंने मुझे इस सेट के अंदर क्यों ज्वाइन करवाया, और तब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। तो जिनफी के दोस्त वगैरह कहने लग जाते हैं उन दोनों से, यानी कि तियान और शाओलिन जो थे उससे, कि इन जितनी भी पीक वगैरह है ना, उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीक जो है वो कौन सा है। तो शाओलिन बताती है कि अगर स्पिरिचुअल एनर्जी की बात की जाए ना, तो अर्थ पीक और वाटर पीक जो है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्पिरिचुअल एनर्जी के मामले में। वहां पर कल्टिवेशन के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा है ना, जितना कि बाकी किसी पीक के अंदर नहीं है। तो वाटर पीक के उस यीचन से तो तुम मिल ही गए, क्योंकि वो वाटर पीक का ना नंबर 1 डिसाइपल है। और वहां पर इंपीरियल सिटी का जो ली फैमिली है ना, जो वहां की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है, उसका यंग मास्टर है, इसलिए वो बहुत ज्यादा अमीर है और इतना ज्यादा गुस्से और एटीट्यूड वाला बंदा है, जिसको लगता है कि हर तरफ वही राज कर सकता है। उस यीचन के पास पावर काफी ज्यादा है, इस वजह से उसके वाटर पीक के जितने डिसाइपल वगैरह है ना, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर देखा जाए कि यहाँ पर नंबर 1 पीक कौन सा है, तो वो वाटर पीक ही है। वही पीक जो है बाकी के सारे पीक से आगे निकलता जा रहा है, इसलिए यीचन से ना कोई जल्दी मुकाबला नहीं करता। उसके पास पैसा भी बहुत है, उसके पास पावर भी ज्यादा है, मतलब कि उससे पंगा लेना मुसीबत को दावत देने के बराबर है। लेकिन अब जैसे ये लोग यहाँ से आगे बढ़े थे ना, उनको एक अजीब सी जगह नजर आती है, जो कि बहुत ज्यादा डार्क थी और काफी ज्यादा डेंजरस लग रही थी। अब किसी को समझ में तो नहीं आता कि आखिर ये जगह है कैसे, यहाँ पर है क्या। तो शाओलिन जो थी वो कहती है कि ये ना हमारे तियान सेट का फॉरबिडन एरिया है, यहाँ पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इस जगह पर इतने खतरे हैं ना, उसको गिना भी नहीं जा सकता। हर तरह के खतरे तुम्हें यहीं पर मिलने वाले हैं। वो जगह पूरी तरह से डिमोनिक एनर्जी से भरी हुई है, बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है वो। वहाँ पर सांस तक के लिए ना जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए वहाँ पर जाना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वहाँ पर ना एक डीमन सप्रेसिंग पगोड़ा रखा हुआ है, जो कि उस जगह के बिल्कुल बीच में। उस डीमन सप्रेसिंग पगोड़ा के अंदर ना जितनी भी टॉप के डीमंस वगैरह होते हैं ना, उनको ट्रैप करके रखा जाता है, मतलब कि वो उन डीमंस का ना जेल है। उस पगोड़ा के अंदर ही इतने सारे डीमंस रहते हैं जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, इसलिए बेहतर होगा कि गलती से भी तुम ना उस जगह के अंदर कदम ना रखो। यूनफी तुरंत ही अपने थोड़े से डिवाइन कॉन्शियसनेस को भेजता है उस जगह के अंदर, ताकि देख सके कि वो पगोड़ा के अंदर है क्या और वो जगह है कैसी। तो जैसे वो यूनफी वहां पर आकर चेक कर रहा था ना, तो तुरंत ही एक अजीब सी डिमोनिक पावर आती है और यूनफी के डिवाइन सेंस को बस 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। लेकिन वो पावर जब यूनफी का डिवाइन सेंस चेक करती है ना, तो वो कहती है कि वाह क्या कमाल का डिवाइन सेंस था। वैसे ये था किसका, बहुत ज्यादा कमाल का वो बंदा होगा। लगता है मेरे यहाँ से बाहर निकलने का जुगाड़ हो गया, अब तो मैं 500 साल बाद इस प्रिजन के अंदर से, यानी कि पगोड़ा के अंदर से बाहर निकल पाऊंगी। पर ये थी कौन, किसकी आवाज थी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो यूनफी ये देखकर हैरान रह जाता है कि बाप रे, ये जो भी थी ना, इसकी आवाज बहुत ज्यादा डेंजर थी, उसकी पावर भी कमाल की थी, क्योंकि इसने मेरे डिवाइन सेंस को 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय ही करके रख दिया। तियान यू और शाओलिन यहाँ पर यूनफी उसके दोस्तों से कहना चाहते हैं कि देखो, हम तुम्हें फिर से वार्निंग दे रहे हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो ना, तो गलती से भी फॉरबिडन एरिया के अंदर मत जाना, क्योंकि वहां पर जाने के बाद मास्टर वगैरह भी जल्दी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारी हो जाएगी कि तुमने वहां पर कदम रखा है। इसके बाद वो दोनों जो थे वो यहाँ पर यूनफी उसके दोस्तों को ना मेटल पीक के अंदर ले आते हैं। यहाँ पर सारे के सारे मेटल पीक के डिसाइपल वगैरह रहते हैं, और यहाँ पर एल्डर जो थे ना, उन्होंने डिसाइड किया था कि यूनफी और बाकी लोग ना इसी मेटल पीक के अंदर रहेंगे, इसलिए उनको यहाँ पर लाया गया था। तो इसके बाद शाओलिन जो होती है वो यूनफी से कहती कि मेरा यहीं तक के काम था, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ, अब मैं चलती हूँ। तो इतना कहने के बाद शाओलिन तो वहां से जा चुकी थी, लेकिन जैसे वो जाती है ना, तियान यू जो होता है वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और यूनफी के ऊपर रखते हुए वो अपनी स्वॉर्ड कहता है कि यूनफी, साबित करके दिखा मुझे कि आखिर तुझे यहाँ पर क्यों एडमिशन करवाया गया। तू मेटल पीक में रहना चाहता है ना, मैं भी मेटल पीक का ही डिसाइपल हूँ, इसलिए मैं तुझे टेस्ट करना चाहता हूँ कि तू यहाँ पर रहने के लायक भी है या नहीं है। तो बस यहाँ पर मुझसे फाइट कर, अपनी काबिलियत दिखा मुझे। बाकी लोग भी मेटल पीक के कहने लग जाते हैं कि हम किसी भी अरे कैरे को ना अपने पीक के अंदर शामिल नहीं करते, यहाँ पर हमारे जितने भी लोग हैं वो सब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई पैसे के दम पे भी यहाँ पर एडमिशन नहीं करा सकता, इसलिए यूनफी तुझे काबिलियत अपनी साबित करनी होगी, तभी हम तुम्हें यहाँ पर रखेंगे, वरना यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। तो यूनफी कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोगों को यहाँ लगता है कि मेरे पास काबिलियत नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, मैं लूजर हूँ, तो तुम्हें लगता है कि इतना सबक सिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि असल में मुझे यहाँ पर लाया क्यों गया है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था, और पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो एक ही से घसीट के पंची क्या मारता है तियान यू की स्वॉर्ड के ऊपर, कि उसकी स्वॉर्ड आधी टूट चुकी थी। और इसके बाद तो वो एक के बाद
अधिक करते हुए उस तियान्यू के ऊपर ना अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि इस मेटल पीक का नंबर 1 डिसाइपल वो तियान्यू ही है। तो वही यहाँ पर युनफी से चैलेंज करना चाह रहा था। दोनों के बीच में एक बार फिर से वो बैटल जो होता है ना वो शुरू हो जाता है। युनफी भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल चुका था और वो तैयार था उस तियान्यू के साथ फाइट करने के लिए। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जहां पर युनफी ने अपनी मैस्टिक स्वॉर्ड को बाहर निकाला था, जो कि उसकी मल्टीपल स्वॉर्ड होती है, और उसकी मदद से वो यहाँ पर तियान्यू के अटैक को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। तियान्यू अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी युनफी उसके सामने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो काफी ज्यादा कमाल का होता है। तो ये देखकर तियान्यू कहता है कि वाह क्या कमाल की टेक्निक थी तेरी स्वॉर्ड वाली, मजा आया ये देखकर, तेरी स्वॉर्ड एनर्जी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो अब मैं यहाँ पर हल्के फुल्के अटैक नहीं करूंगा, मैं भी यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को यूज करता हूँ, देखता हूँ कि तो मेरे सामने टिक पाता है या नहीं टिक पाता। तो वो अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को यूज करता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत जायंट स्वॉर्ड आ चुकी थी, और उसकी मदद से वो यहाँ पर युनफी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। युनफी भी तुरंत अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी मैस्टिक स्वॉर्ड को एक बार फिर से एक्टिवेट करता है, जहाँ उसकी भी स्वॉर्ड बहुत बड़ी हो जाती है। और इसके बाद जैसे दोनों की स्वॉर्ड टकराती है ना, दोनों की दोनों स्वॉर्ड वहां पर गायब हो चुकी थी। युनफी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर तियान्यू की जो स्वॉर्ड थी वो तो आधी से ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, और उल्टा तियान्यू की भी हालत खराब हो जाती है। युनफी तियान्यू को बहुत मारता है, इतना मारता है कि वो उसकी हालत खराब कर चुका था। तो तियान्यू कहता है कि ठीक है, तुमने यहाँ पर ना मुझे फाइनली जाकर मजबूर कर ही दिया वो अटैक यूज करने के लिए जो मैं नहीं करना चाह रहा था, तो अब मुझे यहाँ पर वो अटैक यूज करना ही पड़ेगा। तो युनफी कहता है कि तू कुछ भी अटैक क्यों ना यूज कर ले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं भी तो देखूं कि तू मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है, जो कि जब एल्डर ने युनफी को अपने सेट के अंदर शामिल किया था ना, तो उस टाइम पे यहाँ पर वो युनफी की तारीफ कर रही थी। तो वो लड़की यहाँ पर आ चुकी थी जिसका नाम था यिंग यिंग। तो जैसे ही यहाँ पर जितने भी लड़के वगैरह यिंग यिंग को देखते हैं ना, वो कहते हैं कि अपने अपने प्राइवेट पार्ट बचाओ और भागो यहाँ से, ये अंडे तोड़ती है, सबके अंडे तोड़ने में ये माहिर है, अपने अपने बचाओ और भागो यहाँ से वरना सबका सामान जाएगा। लोग अपना सामान उठा उठा कर भागने लगे थे। यिंग यिंग जो थी वो कहने लग जाती है कि जब फाइट हो तो उसमें अंडे तोड़ने का क्या ही मजा होता है, जब तक अंडे ना तोड़ो फाइट करने का मजा ही नहीं आता। चलो युनफी तैयार हो जाओ, उस टाइम भी हम फाइट कर रहे थे ना, नई फाइट हो पाई थी, चलो अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे पास कितनी जान है, मेरा अटैक रोक कर दिखाओ। सीधा एक लात मारती है युनफी को, और युनफी को उसका अटैक रोकना था। तो युनफी यहाँ पर अपने पंच की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है। वो यहाँ पर उस तियान्यू के ऊपर भी अटैक करती है, और दोनों के साथ वो फाइट करने लग गई थी। यिंग यिंग का बस ये है कि उसको ना जो सामने दिख जाए उससे फाइट करनी है। उसके फाइट करने के बाद ना एक अजीब सी किक मिलती है, मतलब उसको मजा आता है फाइट करके, तो वो जिसको भी देखती है ना उससे फाइट करने लग जाती है। तो यहाँ पर वो उन दोनों के साथ ही फाइट करने के लिए पहुंच चुकी थी। युनफी अपनी पावर का यूज करते हुए यिंग यिंग के साथ फाइट तो करता है, लेकिन वो उसको मारता भी अच्छा भला है। हालांकि वो युनफी से कल्टीवेशन में आगे थे, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत अच्छे टक्कर दे रहा था, वो उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करना चाहता। तो यिंग यिंग कहती है कि वाह तुमसे फाइट करके तो मजा आ रहा है, चलो इस फाइट को और लंबा खींचते हैं। तियान्यू यिंग से कहते हैं कि देखो हम दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे थे, तुम बीच में क्यों कूदी, तुम चली जाओ यहाँ से, हम दोनों को अकेले ही फाइट करने दो, तुम्हारा यहाँ पर आकर कोई मतलब नहीं है। लेकिन यिंग कहती है कि अरे मुझे भगा रहे हो, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो यहीं पर रहूंगी, बस तुम मेरे अटैक को झेलते जाओ, देखो तो मैं यहाँ पर कि तुम दोनों के अंदर ताकत कितनी है। वो वहाँ पर और भी कैसे अटैक करती है उन दोनों के ऊपर, ताकि वो उनकी वाट लगा सके। उसका मुकाबला करना तो तियान्यू के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मुश्किल क्या, उसके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। युनफी तो थोड़ी बहुत उसको टक्कर भी दे रहा था, लेकिन तियान्यू जो था उसकी तो हालत खराब ही हो जाती है। वो कुछ टक्कर ही नहीं दे पा रहा था, उल्टा बहुत मार खाता है वो यिंग यिंग के हाथों। युनफी भी चीज देखकर एक पल को बिल्कुल हैरान हो चुका था कि यार ये यिंग यिंग तो बिल्कुल पागल लड़की है, इसके पास पावर भी कितनी ज्यादा है, क्या कमाल का बैटल लड़ती है ये। इसकी अटैकिंग स्किल, इसकी पावर और इसकी कल्टीवेशन स्पीड जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मजा आ रहा है इसके साथ फाइट करके, तो अच्छी भली कसरत हो गई मेरी। यहाँ पर जितने लोगों से भी फाइट करा था वो तो मुझे अच्छी मजा नहीं दे पा रहे थे, लेकिन यिंग यिंग के साथ फाइट करके तो अलग ही मजा आ रहा है। वो यहाँ पर और मारता है यिंग यिंग को, और उनका बैटल और ज्यादा कमाल के तरीके से शुरू हो चुका था। यिंग यिंग यहाँ पर बहुत अच्छी टक्कर देती है युनफी को। अभी तक जितने भी लोगों से इसने फाइट की थी कोई भी युनफी का एक बाल तक बागा नहीं कर पाया था, लेकिन यिंग यिंग उसको बहुत मारती भी है, और युनफी भी उसका बहुत अच्छे से मुकाबला करता है, और दोनों का बैटल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से शुरू हो चुका था। तियान्यू भी बीच में थोड़े बहुत अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ ही अटैक कर पा रहा था, और उसकी हालत पहले से ही काफी ज्यादा खराब थी। तो उसको रास्ते से साइड करने के लिए युनफी 2-4 अटैक उसी के ऊपर करके मारना शुरू कर देता है। तब तक यिंग यिंग भी बीच में आ चुकी थी, लेकिन दोनों ना उसके अटैक को ज्यादा डॉज कर रहे थे। तो यहाँ पर यिंग यिंग कहती है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई, तुम खाली यहाँ पे मेरे अटैक को डॉज कर रहे हो, तुम अटैक करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, इस वजह से मुझे मजा नहीं आ रहा ये फाइट के अंदर। डॉज मत करो, अपनी फुल पावर को यूज करो, उसके बाद मुझ पर अटैक करो, डॉज में मुझे मजा नहीं आता है। तो इसके बाद वो वापस से चली गई थी उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो लोग भी यहाँ पर अब उतना डॉज नहीं करते, वो अपनी पावर का यूज करते हुए यिंग यिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लगे हुए थे। इनकी फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरा जो ये मेटल पीक होता है ना आधा से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था, और पूरा तरह से वो खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका होता है।
पर जैसे ये होने वाला था उससे पहले ही वहां पर मास्टर की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो तीनों के तीनों को खूब चिल्लाते कि बेवकूफ कहीं के तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो यहाँ पर फाइट कर रहे हो। मना किया ना यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को समझ में आता नहीं है। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए तीनों के तीनों को ना वहां पर साइड कर चुके थे। तीनों के ऊपर वो अटैक मारते हैं ताकि ये तीनों अपना झगड़ा बंद करते हैं। तो ये देखकर उन तीनों की हालत खराब हो चुकी थी कि भाई साहब मास्टर यहाँ पर आ गए, अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। उन तीनों के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था यहाँ पर रुकने के अलावा, इसलिए वो अपनी फाइट यहाँ पर बंद कर चुके थे। पर अब मास्टर यहाँ पर आने के बाद इनको क्या सजा देंगे, इनका क्या हाल होगा, वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्योंकि जिनफी ने अपने दुश्मनों की लिस्ट तो बढ़ा ही ली है बिना कुछ किए हुए। तो अब किस तरह से जिनफी इस तियानजिन सेट के अंदर सर्वाइव करेगा आगे चलकर, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।